जीवन क्लासेस। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू जीवन क्लासेस। आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो 2018 में पूछे गए थे। तो वीडियो को शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, उदाहरण देते हुए पदार्थों की आघात वर्धनीयता तथा तन्यता में अंतर बताइए। दोनों में अंतर बताना है। तो फर्स्ट है आघात वर्धनीयता और सेकंड है तन्यता। तो आघात वर्धनीयता में देख लेते हैं, ये होता क्या है। इस गुण के कारण संपीड़न का मतलब होता है कोई हमारे पास ये ब्लॉक है, उस पर हम क्या कर रहे हैं, एक कंप्रेसिव फोर्स लगा रहे हैं और ये क्या होगा, इसकी लेंथ में कमी कर देगा। तो वो होता है संपीड़न। तो संपीड़न प्रतिबलों के प्रभाव में बिना चटके पदार्थ के रूप में पर्याप्त किया जा सकता है। अर्थात कहने का मतलब ये है कि पदार्थ को पीटकर उसे पतली चादर या रूप में पतली चादर का रूप दिया जाता है। जैसे कि हमारे पास ये ब्लॉक है, इसकी कुछ हाइट है, इसको हम क्या करें, हैमर से यहाँ से पीट कर इसको बारीक कर दें और ये बिना चटके इस रूप में बदल जाए, तो उसको हम क्या कहते हैं, आघात वर्धनीयता बोलते हैं। किसी चीज पर आघात करना, जैसे एल्यूमिनियम, पीतल, तांबा, सोना, चांदी आदि, इन सभी पदार्थों को हम आघात वर्धनीयता में एग्जाम्पल के रूप में देखते हैं। अब आता है तन्यता। तो तन्यता में क्या होता है, इस गुण के कारण पदार्थ के पतले तार खींचे जा सकते हैं। अब तन्यता ये होता है कि कोई हमारे पास ये ब्लॉक है पदार्थ का और इसको हम क्या कर रहे हैं, ऐसे खींच रहे हैं, दोनों तरफ फोर्स लगाकर इसको खींच रहे हैं। तो क्या हो जाता है, ये एक पतले तार में कन्वर्ट हो जाता है और लंबाई इसमें वृद्धि हो जाती है। तो जब हम इस गुण को देखते हैं तो वो आता है तन्यता में। तो इस गुण के कारण पदार्थ क्या होता है, पतले तार में खींचा जा सकता है। जैसे तांबा, सोना, टीन, एल्यूमिनियम आदि ऐसे पदार्थ हैं जिनको हम तार के रूप में खींच सकते हैं। इसकी माप टूटने से पहले प्रतिशत लंबाई में वृद्धि द्वारा प्रकट की जाती है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है, देखो निम्नलिखित को परिभाषित करना है। तो फर्स्ट है पॉइजन अनुपात। पॉइजन अनुपात क्या होता है, बल की दिशा में लंबवत रूप माप में विकृति को पार्श्व विकृति कहते हैं। देखिएगा, बल की दिशा कहाँ होती है, जैसे अगर हम ये ब्लॉक देख रहे हैं और इस पर ये फोर्स लग रहा है, ठीक है, तो ये फोर्स कौन सा होता है, तो तन्य फोर्स, जिसको हम बोलते हैं टेंसाइल फोर्स बोलते हैं, ठीक है, तन्यता बल। अब क्या होता है, फोर्स ऐसे है तो इसकी लंबवत दूरी जो है इधर होगी। तो इस साइड में, ठीक है, इस साइड में कोई भी अगर विकृति होती है, यानी कि इस जो अगर हम इसको खींचेंगे तो क्या होगा, इसकी लंबाई में वृद्धि होगी, लेकिन जो इसकी चौड़ाई है उसमें कमी हो जाएगी, यानी कि ये इस तरीके से पतला हो जाएगा, ठीक है। तो इसकी जो पार्श्व विकृति, अब हम बोलते हैं कि जो भी लंबवत रूप है इस बल का, ठीक है, वो क्या है, वो ये है। तो इसमें जो भी वृद्धि या फिर कमी होती है, ठीक है, इसके चौड़ाई में जो भी वृद्धि या कमी होती है उसको हम क्या बोलते हैं, पार्श्व विकृति बोलते हैं। ये इसीलिए कहा गया है कि बल की दिशा के लंबवत रूप माप में विकृति को पार्श्व विकृति कहते हैं। क्लियर है। हालांकि इस दिशा में कोई बल नहीं लगता है, देखिएगा यहाँ पर कोई बल नहीं दिखाई दे रहा है, केवल इस डायरेक्शन में हमें बल दिखाई दे रहा है, फिर भी माप में परिवर्तन हो जाता है। ऑब्वियसली होता ही है, कोई अगर रबर है वो अगर इतनी उसकी मोटाई है, इसको अगर हम खींचे तो ये पतली हो जाती है, तो उसकी जो है जो माप है, चौड़ाई है, उसमें परिवर्तन हो जाता है। तो यह स्थिरांक वस्तु के पदार्थ पर निर्भर करता है, वस्तु का पदार्थ कैसा है ये उस पर निर्भर करता है, और प्रत्येक पदार्थ के लिए इसका मान अलग अलग होता है, भिन्न होता है, ठीक है। ये याद रखिएगा कि प्रत्येक पदार्थ के लिए जो भी हमारे पास स्थिरांक होता है ई, उसका क्या होता है, जो मान है वो अलग अलग होता है। जैसे रबर के लिए अलग होगा और तांबे के लिए अलग होगा, सोने के लिए अलग होगा, ठीक है। इस स्थिरांक को क्या कहते हैं, 1/m कहते हैं। और देखो फ्रेंड्स, 1/m को हम म्यू से भी लिखते हैं, ठीक है, और इसी को क्या बोलते हैं, पॉइजन्स रेशो बोलते हैं। यानी कि जो म्यू है वही पॉइजन्स रेशो होता है और म्यू को हम 1/m भी लिखते हैं। और वो होता क्या है, वो ये होता है कि बल की दिशा के लंबवत रूप में माप में जो विकृति आई है उसको हम पार्श्व विकृति कहते हैं। विकृति का मतलब होता है जो भी चेंजेस आए हैं। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसी क्वेश्चन में इसने पूछा है आयतन अनुपात। आयतन अनुपात को हम परिभाषित करेंगे तो क्या लिखेंगे, प्रत्यास्थता सीमा के अंदर तीनों परस्पर लंब दिशाओं में समान मान तथा परिकृति के सीधे प्रतिबल या फिर प्रतिबल विकृत, ठीक है, प्रतिबल तीव्रता, सीधे प्रतिबल या फिर प्रतिबल तीव्रता एवं उससे संबंधित आयतन विकृति के अनुपात को, देखिएगा, सीधे प्रतिबल यानी कि जो भी हमारे पास फोर्स लग रहा है उससे जो उस वस्तु में प्रतिबल उत्पन्न हो रहा है, स्ट्रेस उत्पन्न हो रही है, उसको कहा जा रहा है। और आयतन विकृति जो
जिसको हम ईवी से लिखते हैं, कि उसके अनुपात को क्या कहते हैं, आयतन मापांक कहते हैं। देखिएगा सीधा प्रतिबल हमारे पास P है और जो आयतन विकृति है वो कितनी है, EV, या फिर हम लिख सकते हैं आयतन विकृति यानी कि आयतन में परिवर्तन और अपॉन में जो उसका ओरिजिनल आयतन था, ऐसे भी हम इसको लिखते हैं। तो क्या होता है, प्रतिबल तीव्रता अपॉन आयतन विकृति, ये क्या होता है हमारे पास, आयतन अनुपात होता है। सिंपल डेफिनेशन है फ्रेंड्स, कर लीजिएगा। नेक्स्ट है यंग प्रत्यास्था गुणांक। यंग प्रत्यास्था गुणांक क्या होता है, इस प्रकार प्रत्यास्था सीमा के अंदर सीधे प्रतिबल एवं उपजी विकृति के अनुपात को, यानी कि इस प्रकार प्रत्यास्था सीमा के अंदर सीधे प्रतिबल एवं उपजी विकृति, देखिएगा दोनों को कहा गया है, सीधे प्रतिबल और उपजी प्रकृति, जो भी उसमें परिवर्तन होता है, ठीक है, उसके माप में परिवर्तन जो भी होता है उसको विकृति को बोलते हैं, और उसके अनुपात को हम क्या बोल देते हैं, प्रत्यास्था गुणांक बोलते हैं। किसके अनुपात को, सीधे प्रतिबल और विकृति के अनुपात को हम प्रत्यास्था गुणांक बोल देते हैं, और इसी को दूसरे नाम से हम यंग मापांक के नाम से भी जानते हैं। तो क्या होता है यंग मापांक, इसको ई से प्रदर्शित करते हैं, जो भी यंग प्रत्यास्था गुणांक होता है उसको ई से प्रदर्शित करते हैं, और वो होता है प्रतिबल अपॉन विकृति, और इसी को हम लिखते हैं P अपॉन ई, जहां पर P क्या है, प्रतिबल है, और E क्या है, विकृति है। क्लियर है। नेक्स्ट है एक गोलक दंड, जो चित्र में दिखाया गया है, ये इसके अनुसार 100 किलो न्यूटन का अक्षीय त्वरण भार लगा है, और व्यास है इसका D, ठीक है। जो फर्स्ट का जो व्यास दिखाई दे रहा है उसको ये बोल रहा है, ठीक है, व्यास D क्या होगा, ये हमें इसका व्यास निकालना है। फर्स्ट रॉड इसमें जुड़ी हुई है, 3 रॉड दिखाई दे रही है, तो फर्स्ट रॉड जो है उसका व्यास नहीं दिया हुआ है, केवल D है, उसी की हमें वैल्यू निकाल देनी है। ये यदि वहां पर प्रतिबल, देखिएगा प्रतिबल दे दिया गया है 10,000 न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर हो, पूर्ण दैर्ध्य वृद्धि, ठीक है। दैर्ध्य वृद्धि क्या होती है, जो भी इसकी लंबाई में वृद्धि है, ठीक है, लंबाई में वृद्धि क्या होती है, लंबाई में वृद्धि को ही ये दैर्ध्य वृद्धि का बोल रहा है, ठीक है, और उसकी दैर्ध्य वृद्धि भी ज्ञात करनी है और ये व्यास भी ज्ञात करना है, ठीक है। और जो ई हमें दिया हुआ है वो है 2 × 10⁻⁷ न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर, इसको हम ले सकते हैं। तो हमें देखिएगा फ्रेंड्स, ये फिगर दिखा हुआ है, इसमें 3 रॉड जुड़ी हुई हैं। तो फर्स्ट रॉड का डायमीटर D, ये जो हमें निकलवा रहा है, और जो इसकी लेंथ है वो कितनी, 10 सेंटीमीटर। सेकंड में 10 सेंटीमीटर इसका डायमीटर दिया हुआ है, 15 सेंटीमीटर इसकी लेंथ दी हुई है, और थर्ड में हमें 10 सेंटीमीटर लेंथ है और 8 सेंटीमीटर इसका क्या है, डायमीटर दिया हुआ है। तो फ्रेंड्स सेकंड और थर्ड का हमें दिया हुआ है डायमीटर भी और लेंथ भी, लेकिन फर्स्ट में हमें डायमीटर नहीं दिया हुआ है जो हमें निकलवा रहा है, और हमें क्या दिया हुआ, केवल लेंथ दी हुई है। तो देख लेते हैं कि दिया हुआ क्या क्या है। एक तो P दिया हुआ है हमें, ठीक है, P जो है वो क्या है, अक्षीय त्वरण भार है, वो कितना है, 100 किलो न्यूटन, जिसको हम लिख सकते हैं 100,000 न्यूटन, ठीक है, यानी कि हम लिखते हैं 1 लाख न्यूटन, हम इसको बोल सकते हैं। E इक्वल टू क्या है, 2 × 10⁷ न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। गाइस ये याद रखिएगा कि सेंटीमीटर स्क्वायर में है, ठीक है, सेंटीमीटर में सारे डायमेंशन को रखना है। देखिए F दिया हुआ है, जो हमें प्रतिबल इस पर लगा है, तो वो कितना है, वो गया हमारे पास 10,000 न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आइए इसको सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व करने पर हमें ये देखना होता है कि जो भी हमारे पास प्रतिबल है वो क्या होता है, ठीक है। तो हम जानते हैं कि प्रतिबल जो होता है वो बल अपॉन क्षेत्रफल होता है, ठीक है, बल अपॉन क्षेत्रफल होता है। और जो बल है वो कौन सा है, वो आंतरिक बल जो उपजता है किसी भी वस्तु के अंदर बाह्य बल लगाने पर, वो होता है, ठीक है। तो त्वरण भार, बल की जगह पर हम क्या रखेंगे, त्वरण भार रखेंगे, और क्षेत्रफल क्या है हमें निकालना होगा। अब जो त्वरण भार है वो कितना दिया हुआ है, हमें त्वरण भार दिया हुआ है हमें P, तो P कितना है हमारे पास, 1 लाख, तो हम क्या रख देंगे यहाँ पर, 1 लाख हम यहाँ पर रख देंगे। और क्षेत्रफल क्या होता है, कोई भी हमारे पास गोलक दंड है, यानी कि गोल दंड है कोई, तो हमारे पास क्या जो डायमीटर है उसके फॉर्म में अगर हम एरिया को देखते हैं तो वो क्या होता है, π/4 × d²। अब d1² क्यों लिखा, क्योंकि हमें फर्स्ट रोड का निकालना है। फर्स्ट रोड का हमें d जो नहीं दिया हुआ है वही हमें निकालना है, तो उसी को लेंगे, तो d1 कर दिया हमने, ठीक है। अब प्रतिबल की वैल्यू दी हुई है हमें 10,000, देखिएगा प्रतिबल जो इस पर लगा हुआ था वो कितना था, प्रतिबल इसने दिखाया हुआ था कितना है, 10,000 न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर है, 10,000 हम यहाँ पर रख देंगे, और हमारे पास ये 1 लाख वैल्यू होगी, और d1 हमें निकालना है, तो इसको हम सॉल्व करेंगे। देखिएगा यहां से जब हम इसको यहां पर ले जाएंगे तो d1 को इधर की साइड हम शिफ्ट करेंगे, तो ये 1 2 3 4 1 2 3 4 ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, ऊपर क्या बचेगा 4, ये ऊपर चला जाएगा, और 4 × 10/π बचेगा। जब हम इसको 4 × 10/π को सॉल्व करेंगे तो पाई की वैल्यू हम 3.14 रखेंगे, तो हमारे पास आ जाएगा 12.73। अब जब इस पर 12.73 हमारे पास मिल जाएगा, तो d² है, तो इसको हम क्या करेंगे, जब इधर की साइड ले जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, रूट में आ जाएगा, और जब इसका रूट निकालेंगे हमारे पास आएगा 3.568। और गाइस ये
सेंटीमीटर में ही होगा, क्योंकि हमारे पास जो भी डायमेंशन थी वो किस में थी, सेंटीमीटर में थी। यूनिट का ज्यादा ध्यान रखिएगा, यूनिट ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है। तो पूर्ण दैर्ध्य वृद्धि यानी कि जो लंबाई में वृद्धि है वो हमें निकाल देनी है, जो उसने पूछा था। तो हम जानते हैं हुक्स लॉ क्या होता है। देखिएगा हुक्स लॉ क्या होता है। हुक्स लॉ में आपको बता दे रहा हूं कि अगर डेफिनेशन भी आए तो आप लिख सकें कि प्रत्यास्थ सीमा के अंदर जो प्रतिबल होता है वो विकृति के समानुपाती होता है। क्या होता है, प्रत्यास्थ सीमा के अंदर जो प्रतिबल होता है वो विकृति के समानुपाती होता है। तो समानुपाती का साइन हटाएंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ई आ जाएगा, जिसको हम बोलते हैं यंग प्रत्यास्थ गुणांक, जो हमने अभी पढ़ा है। तो प्रतिबल को हम एफ से लिख रहे हैं और विकृति को क्या लिख रहे हैं, डेल एल अपॉन एल, यानी कि लंबाई में परिवर्तन अपॉन जो उसकी ओरिजिनल लंबाई होगी। क्योंकि हमारे पास जो लंबाई है वो हमें टोटल में दी हुई है, लेकिन जो भी हमारे पास लंबाई में वृद्धि है वो हमें निकाल देनी है। तो हमारे पास जो फॉर्मूला बनता है वो क्या बनता है, अगर हम एल को एफ के साथ ले जाएं और ई को भी हम एफ के साथ ले जाए तो हमारे पास चेंज इन लेंथ का जो इनके लंबाई में परिवर्तन का जो फॉर्मूला बनता है वो बनता है डेल एल इक्वल टू एफ इंटू एल अपॉन ई। तो देख लेते हैं, इसको आगे सॉल्व करते हैं। सेक्शन 1 के लिए देख लेते हैं। तो सेक्शन 1 हमारे पास क्या था, सेक्शन 1 देख लीजिएगा, ये है जिसका डायमीटर d है और हमारे पास जो लेंथ है वो 10 है। तो इसी के आधार पर हम इसको सॉल्व करेंगे। तो जब हमने डेल एल इक्वल टू यानी कि जो हमारे पास आया था डेल एल इक्वल टू एफ इंटू एल अपॉन ई आया था, तो डेल L1 के लिए यानी कि सेक्शन 1 के लिए हम क्या रखेंगे, F इंटू L1 अपॉन में E रखेंगे। अब देखिएगा F इक्वल टू क्या होता है, P अपॉन ए होता है, यानी कि जो फोर्स है वो उसके अपॉन में एरिया अगर हम देखें तो हमारे पास क्या होता है, ये F निकल जाता है। देखिए ठीक है, क्योंकि F क्या था हमारे पास, F था हमारे पास जो प्रतिबल था, ठीक है, क्योंकि हमारे पास जो हुक्स लॉ से निकला था वो प्रतिबल को हमने निकाला था। अब यहाँ पर देखिएगा L1 इक्वल टू है तो F इक्वल टू क्या है, P अपॉन ए रख देंगे। तो A किसका है, फर्स्ट सेक्शन का एरिया है तो A1 रख देंगे तो L1 अपॉन E हो जाएगा। देखो P अपॉन E तो ये कांस्टेंट ही रहेगा सब में, लेकिन L1 अपॉन A1 जो हो जाएगा ये इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं। अब देखिएगा इसके हम टोटल वैल्यू पुट कर देते हैं। तो P की वैल्यू आ गई हमारे पास, ये हमारे पास L1 की वैल्यू है और ये है हमारे पास D की, क्योंकि A1 जो होगा वो क्या होता है पाई/4 और इंटू D1 का स्क्वायर हो जाएगा। तो हमारे पास ये है, अब इंटू 2 इंटू 10 की पावर कितना है 7 आ जाएगा। अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो देखिएगा यहाँ से 1 2 3 4 5 6 और ये है हमारे पास 7। जब ये ऊपर जाएगा तो 10 की घात माइनस के साथ होगा, ये 10 की घात 6 है, तो कितना बचेगा भाई, ये बचेगा 10 की घात -1 बचेगा। ठीक है, यहाँ से क्लियर हुआ। तो पाई/4 हो जाएगा और 3.5 का जब स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा 12.25 आ जाएगा, इंटू में 2 है। ठीक है, जब इसको हम टोटल को सॉल्व करते हैं, सॉल्व करने पर हमें जो मिलता है वो मिलता है डेल L1 जो है सेक्शन 1 में लंबाई में वृद्धि 5.1975 इंटू 10 की पावर कितनी है -3 सेंटीमीटर। नेक्स्ट चलते हैं सेक्शन 2 के लिए। सेक्शन 2 के लिए जब हम इसको देख लेते हैं तो सेक्शन 2 में हमारे पास आता है डेल L2 इक्वल टू ये कितना है 1 लाख इंटू 15। अब देखिएगा यहाँ पर 15 कैसा है, 15 जो है हमें सेक्शन 2 के लिए लिया है, तो सेक्शन 2 के लिए हमारे पास लेंथ 15 है। ठीक है, इसलिए हमने क्या लिखा यहाँ पर 15 है, क्योंकि जो हमारे पास फॉर्मूला था वो कितना था L था। अब 1 था तो यहाँ पर 1 लिखेंगे, लेकिन यहाँ पर 2 है तो हमारे पास क्या आएगा 2 आ जाएगा। अब 2 हम लिखेंगे तो लेंथ 2 कितनी है 15 है। ठीक है, बाकी सब क्या रहेगा एज इट इज रहेगा, लेकिन डायमीटर जो है वो कितना दे रखा है उसने 10 दिया हुआ है। ठीक है, डायमीटर कितना दिया हुआ है फ्रेंड्स, वो 10 दिया हुआ है। ठीक है, अब जब 10 दिया हुआ है तो हम इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने पर देखिएगा 1 2 3 4 5, यहाँ पर अगर 5 हैं तो 10 की घात जो 7 है, ठीक है, वो ऊपर जाएगी, 10 की घात -7 होगी, 10 की घात 5 ही पहले से ही, तो कितना आएगा 10 की घात -2 आ जाएगा। 10 की घात -2 बचेगा, तो 10 की घात -2 जब हम ऊपर बच रहा है तो उसको हम सीधे नीचे ले आए, तो नीचे ले आने पर हमें क्या बचता है 10 की घात +2 हो जाता है। अब इसको हम टोटल सॉल्व करते हैं। देखिएगा 10 की घात 2 है और इसको हम जब यहाँ पर सॉल्व करते हैं पाई की वैल्यू 3.14 रख करके, तो हमारे पास आता है 157.079 आ जाता है और 2 से हम मल्टीप्लाई हमने इसमें कर दी। इतने का सॉल्यूशन हमारे पास कितना आता है 1.7.079 आता है और 10 की पावर 2 एज इट इज है। इसको सॉल्व करने पर हमें मिलता है 9.549 इंटू 10 की पावर -4 और देखिएगा सेंटीमीटर में ही इसका आंसर आने वाला है। अब चलते हैं सेक्शन 3 के लिए। सेक्शन 3 के लिए देख लीजिएगा, इसकी जो लेंथ है वो कितनी है 10 सेंटीमीटर है और जो इसका डायमीटर है वो कितना है 8 सेंटीमीटर है। तो इसको देख लेते हैं। 10 सेंटीमीटर यानी कि L की जगह पर हमने क्या लिखा 10 रख दिया और डायमीटर है वो कितना रख दिया 8 रख दिया। जब इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने पर हमें मिलता है 9.947 इंटू 10 की पावर -4। देखिए गाइस ये भी सेंटीमीटर में है, तो हमें निकालना था कि टोटल चेंज इन लेंथ यानी कि टोटल जो लंबाई में वृद्धि है
वो कितनी है। तो आइए उसको देख लेते हैं, कुल लंबाई में वृद्धि क्या होगी। तो कुल लंबाई में वृद्धि जो है वो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि टोटल लंबाई में जो वृद्धि आई है L1, L2, L3 सेक्शन में, उसको हम ऐड कर देंगे तो टोटल हमें लंबाई में वृद्धि मिल जाएगी। टोटल लंबाई में वृद्धि कितनी होगी, हम इनको जब ऐड करेंगे तो हमारे पास मिलता है 7.147 इंटू 10⁻³ सेंटीमीटर में मिलेगा इस, ठीक है। अब 10⁻³ है तो हम इसको लिख सकते हैं डेल एल इक्वल टू, यानी कि कुल लंबाई में वृद्धि 0.00714 सेंटीमीटर, कितना है 0.00714 सेंटीमीटर। आप इसको सॉल्व करिएगा, कैलकुलेशन आप अपने आप से करिएगा, देखिएगा आपका यही आंसर आता है क्या। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक बोल्ट किए हुए जोड़ में बोल्ट का प्रतिबल तथा दैर्ध्य वृद्धि, देखिएगा गाइस फिर से दैर्ध्य वृद्धि आया है। दैर्ध्य वृद्धि क्या होती है, लंबाई में परिवर्तन होती है, ठीक है। कैसे मालूम किया जाता है, यानी कि जो प्रतिबल है उसकी तथा दैर्ध्य वृद्धि कैसे मालूम किया जाता है। जो अगर बोल्ट को हम जो है कस रहे हैं, ठीक है, एक बोल्ट किए हुए जोड़ में बोल्ट का प्रतिबल तथा दैर्ध्य वृद्धि कैसे मालूम किया जाता है, ये हमको बताना है, ठीक है। जबकि इस पर एक बाहरी सीधा भार लगा है, बाहरी सीधा भार लगा है, तो उसको समझाना है, ठीक है। तो हम देख लेते हैं कि बोल्ट पर अक्षीय बल के कारण उसकी लंबाई में परिवर्तन, ठीक। तो यहाँ पर एक बोल्ट दिखाया गया है, ठीक है, बोल्ट दिखाया गया है, ये क्या है, ठीक है, ये हमारे पास डिबरी हो गई उसकी, यानी कि जो भी कसने वाली होती है, ये उसका बोल्ट है, ये एक ट्यूब है, ठीक है, और ये क्या है, ये बोल्ट है, ठीक है, ये इसमें बोल्ट है, ऊपर ये एक ट्यूब है और ये क्या है, इसकी डिबरी है। इसी इन तीनों की हम इसमें बात करने वाले हैं। तो देख लीजिएगा, बोल्ट पर अक्षीय बल के कारण, ठीक है, बोल्ट पर अक्षीय बल के कारण उसकी लंबाई में परिवर्तन तथा उपजा प्रतिबल, जो उसमें प्रतिबल उपज रहा है उसके कारण, चित्र के अनुसार एक बोल्ट ट्यूब से होकर उस पर लगा है, ठीक है। देखिएगा ये ट्यूब है, इसके अंदर एक बोल्ट है और ये इस पर डिबरी लगी हुई है, ठीक है, इस तरीके से हम कसते हैं तो ये इसमें बोल्ट लगा हुआ है। जब डिबरी को कसा जाता है, यानी कि इसको जब हम कसते हैं, ठीक है, इसको जब ये कसा जाता है तो बोल्ट पर अक्षीय तनाव F कार्य करता है। क्या करता है, अक्षीय तनाव F कार्य करता है। ध्यान से सुनिएगा और इसको इमेजिन कीजिएगा, ठीक है। जब हम इसको कस रहे हैं तो एक बल कार्य करेगा जिसको हम बोल रहे हैं F। इस अक्षीय तनाव बल के कारण जो बोल्ट पर अक्षीय तनाव बल F कार्य करता है, ठीक है, जो बोल्ट पर अक्षीय तनाव बल F कार्य करता है, उसके अक्षीय तनाव के कारण क्या होगा, ट्यूब पर इतने ही मान का संपीड़न बल लगता है, ठीक है। जैसे हम इसको घुमाते जाएंगे तो इस पर भी एक बल लगेगा, तो जितना बल हम जितने बल से इसे घुमाएंगे उतना ही बल क्या होगा, इस ट्यूब पर लगेगा, जो इसको सिकुड़ने की कोशिश करेगा, यानी कि संपीड़ित करने की कोशिश करेगा। अतः बोल्ट पर जो तनाव बल होगा, देखिएगा यहीं पर इसने बता दिया गया है कि बोल्ट पर जो तनाव बल होगा वो किसका होगा, बोल्ट के द्वारा जो तनाव बल लगाया जा रहा है ट्यूब पर, वो ट्यूब के संपीड़न बल के बराबर हो जाएगा, ठीक है। अभी इसने बताया कि जो भी अक्षीय तनाव बल लगेगा, जो बोल्ट पर तनाव बल कार्य करता है उसके द्वारा, तो ट्यूब पर इतने ही मान का क्या लगेगा, संपीड़न बल लगेगा, तो वो क्या होगा, बोल्ट पर तनाव बल जितना लगेगा वही ट्यूब पर संपीड़न बल हो जाएगा, तो दोनों इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। इसको मान लेते हैं, इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं। अब देखिएगा इसको इक्वेशन नंबर हमने 1 मान ली, तो नेक्स्ट कंडीशन हम देख लेते हैं कि बोल्ट पर अक्षीय बल के कारण इसकी लंबाई में वृद्धि होती है, जबकि संपीड़न बल के कारण ट्यूब की लंबाई में कमी होती है। देखिएगा यहाँ पर इसने ये एक फिगर दिखाया था जो हमारे पास था, ये देखिएगा यहाँ पर ये ट्यूब है, मान लिया कि इसको हम कसते जा रहे हैं, ये इसके अभी इतनी लंबाई थी तो इसको कसते जाएंगे तो ट्यूब, ये बोल्ट जो है ये मान लो यहाँ पर आ गया है, ठीक है, बोल्ट यहाँ पर आएगा तो इसकी लंबाई में क्या हो गई, वृद्धि हुई है, ठीक है। और जो भी ये ट्यूब की लंबाई थी तो वो क्या हुआ, ये यहां तक अगर बोल्ट आया है तो देखिएगा ट्यूब की लंबाई जो है वो कम हो गई है। तो इसीलिए इसने कहा है कि बोल्ट की लंबाई में जो वृद्धि होती है, जबकि संपीड़न बल के कारण ट्यूब की लंबाई में जो कमी होती है, ठीक है। यहां यह जानना आवश्यक है कि लंबाई में कमी और बोल्ट की लंबाई में वृद्धि, ठीक है, ट्यूब की लंबाई में कमी और बोल्ट की लंबाई में वृद्धि के योग के बराबर ही डिबरी कसी जाती है, ठीक है, जो इसका योग होता है उन्हीं के बराबर डिबरी कसी जाती है। तो अगर हम निकालें कि बोल्ट अक्ष पर डिबरी द्वारा चली गई दूरी कितनी है, तो हम इससे निकालेंगे बोल्ट की लंबाई में वृद्धि और प्लस ट्यूब की लंबाई में कमी। क्या निकालेंगे, बोल्ट की लंबाई में वृद्धि और ट्यूब की लंबाई में कमी जो है, दोनों को अगर हम ऐड कर दें तो हमें ये पता चल जाता है कि बोल्ट अक्ष पर डिबरी द्वारा चली गई दूरी कितनी है, ठीक है। तो आप अगर ये क्वेश्चन आता है तो आप इस तरीके से करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है, कॉन्ट्राफ्लेक्सर बिंदु की स्थिति कैसे मालूम की जाती है, समझाइए, इसको हमें समझाना है, ठीक है। तो देखिएगा ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कॉन्ट्राफ्लेक्सर पॉइंट, और ये जो है ये हमें न्यूमेरिकल में देखने को भी मिल सकता है, तो इसको ध्यान से देखिएगा।
ये हमारे पास कोई भी बीम है, बीम पर हमें दो सपोर्ट सपोर्ट लगी हुई दिखाई दे रही है और दो फोर्स हमें लगे हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन ये क्या है, एक ओवर हैंगिंग बीम है। ठीक है, क्या है, ओवर हैंगिंग बीम है, जो जिसको हम लटक बीम भी बोल सकते हैं। ये हमारे पास एक बेंडिंग मोमेंट डायग्राम है, जिसको हम नमन आघूर्ण आरेख भी कहते हैं। तो इसका जो नमन आघूर्ण आरेख होगा वो इस तरीके से बनेगा, और ये कैसे बनता है इसको मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको जो भी न्यूमेरिकल कराऊंगा उसको एग्जैक्ट तरीके से, एकदम सिंपल वे में, सिंपल तरीके से आपको एसएमडी और बीएमडी जो नमन आघूर्ण आरेख और प्रतिबल आघूर्ण आरेख बनते हैं उसको मैं समझाने वाला हूं। आप नेक्स्ट वीडियो को भी देखिएगा। तो पहले इसको देख लेते हैं। नमन आघूर्ण आरेख से स्पष्ट है कि यह धनात्मक तथा ऋणात्मक होता है। देखिएगा, धनात्मक और ऋणात्मक जो है दोनों की तरह का होता है। ठीक है, दोनों ही तरह का होता है जो नमन आघूर्ण आरेख होता है। ठीक है, नमन आघूर्ण आरेख भी दोनों तरह का हो सकता है, और जो प्रतिबल आरेख है, ठीक है, प्रतिबल आरेख है, वो भी हमारे पास क्या हो सकता है, कर्तन बल आरेख जो होता है वो भी हमारे पास निगेटिव और पॉजिटिव हो सकता है। तो कर्तन बल आरेख क्या होता है इसको भी हम देख लेंगे। ठीक है, यानी कि शियर फोर्स डायग्राम। अब इस आरेख में हम देखते हैं कि नमन आघूर्ण P बिंदु पर, जो P है उस बिंदु पर निगेटिव से पॉजिटिव होता है। देखिएगा, ये पहले ये आया है और फिर ये क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया। ठीक है, तो क्या कह रहा है, वो निगेटिव से पॉजिटिव हो रहा है, अर्थात अपना चिन्ह बदलता है। तो परिभाषा के अनुसार जो हम देखते हैं, जो हमारे पास काउंटरफ्लेक्सर की परिभाषा होती है वो क्या होती है कि धरन के जिस बिंदु पर, ध्यान से देखिएगा, धरन के जिस बिंदु पर नमन आघूर्ण अपना चिन्ह बदलता है। देखिएगा, ये नमन आघूर्ण आरेख है, तो अगर ये जिस पॉइंट पर अपना चिन्ह बदल दे उसकी बात हो रही है, तो उस बिंदु को क्या बोलते हैं, नमन परिवर्तन बिंदु या फिर पॉइंट ऑफ काउंटरफ्लेक्सर अथवा गति परिवर्तन बिंदु कहते हैं। और इसी बिंदु पर अपना झुकाव बदलती है। ये क्या होता है, जो बीम है, ठीक है, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम है, जो बीम है उसका जो झुकाव बदला जाता है वो भी इसी पॉइंट पर बदला जाता है, क्योंकि ये निगेटिव और पॉजिटिव का वो वह पॉइंट होता है जहां पर बेंडिंग मोमेंट क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि एक पदार्थ जिस पर एक अक्षीय तनाव तथा एक समान अपरूपण प्रतिबल लगा है उसमें विकृति ऊर्जा दीजिए। विकृति ऊर्जा कितनी होती है वो बताइए। ये एक डेरिवेशन के तरह क्वेश्चन है, तो इसको देख लेते हैं। 5 नंबर में क्वेश्चन आता है, काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, तो देख लेते हैं कि क्या है। पदार्थ में विकृति के रूप में इकट्ठे हुए ऊर्जा या कार्य को विकृति ऊर्जा कहते हैं। ठीक है, तो ऊर्जा और कार्य ही एक दूसरे का रूप होते हैं। ठीक है, ऊर्जा हो या कार्य हो, ये एक दूसरे का ही रूप होते हैं। तो पदार्थ में विकृति के रूप में इकट्ठे हुए ऊर्जा या फिर कार्य को क्या कहते हैं, हम विकृति ऊर्जा कहते हैं। इसको डेफिनेशन को याद रखिएगा। अब देख लेते हैं, कोई हमारे पास छड़ है। ठीक है, कोई हमारे पास क्या है, ये छड़ है, तो L लंबाई की छड़ है। ठीक है, समान अनुप्रस्थ काट A वाली एक छड़ पर विचार कीजिए। इस छड़ पर हमें क्या करना है, विचार करना है, और इसी पर हम क्या निकालेंगे, विकृति ऊर्जा निकालेंगे। तो माना कोई दंड है, ठीक है, यानी कि कोई छड़ है, तो डेल L क्या है, भार लगने पर छड़ की लंबाई में कुल परिवर्तन। देखिएगा, अगर हम इस छड़ पर एक बल लगाते हैं जो P है, तो बल लगाने पर इसकी लंबाई में थोड़ी सी वृद्धि हो जाती है, और वो वृद्धि कितनी है, डेल L है। उसी को ये बात कह रहा है। ठीक है, P क्या है, लंबाई में कुल परिवर्तन के समय छड़ में प्रतिबल है। ठीक, R क्या है, छड़ के कुल प्रतिरोधी बल, यानी कि टोटल प्रतिरोधी बल छड़ का जो लगेगा P इंटू ए, यानी कि फोर्स इंटू एरिया, इसी एरिया पर लगेगा, इसके ही एरिया पर लगने वाला है, तो टोटल क्या हो जाएगा, P इंटू ए हो जाएगा, जिसको हम R से बोल रहे हैं। तो और ये क्या हो जाएगा, छड़ के पदार्थ का यंग मापांक। ठीक है, मैंने क्या कहा कि अलग अलग यंग मापांक होता है अलग अलग मटेरियल के लिए। तो जो हमें छड़ दी हुई है, मान लिया हमने, उसका क्या है, E है। ठीक है, तो अंतिम अवस्था कौन सी है, यानी कि जो भी इसमें परिवर्तन हुआ उस अवस्था पर छड़ की में विकृति कितनी है। तो देखिएगा, हुक्स लॉ के अनुसार हम ये लिखते हैं कि जो भी हमारे पास यंग प्रत्यास्थ गुणांक होता है वो P अपॉन E, यानी कि प्रतिबल अपॉन विकृति का अनुपात होता है। हम जानते हैं कि जो प्रतिबल होता है वो बल अपॉन क्षेत्रफल होता है, और कौन सा बल होता है कि जो भी बल हमें इस रॉड पर लगाया गया है उसके कारण उत्पन्न विकृति, ठीक है, उसके कारण जो उत्पन्न विकृति होती है उसको हम यहाँ पर देखने वाले हैं। तो विकृति इक्वल टू क्या होता है, लंबाई में परिवर्तन अपॉन जो उसकी ओरिजिनल लंबाई है वो होती है। तो जो भी हमारे पास प्रतिबल है वो क्षेत्रफल, बल अपॉन क्षेत्रफल होता है, और विकृति क्या होती है, लंबाई में परिवर्तन अपॉन लंबाई होती है। लंबाई में कितना परिवर्तन हुआ और उसकी वास्तविक लंबाई जो पहले थी वो कितनी थी। ठीक है, तो प्रतिबल को हम क्या लिखते हैं, P इक्वल टू F अपॉन L लिख देते हैं, और जो विकृति है उसको लिखते हैं डेल L अपॉन L जब उसके लंबाई में वृद्धि हुई हो। तो समीकरण 1 से, समीकरण 1 क्या थी हमारे पास, E इक्वल टू P अपॉन E, इसी से हम देखेंगे तो कितना हो जाएगा, जो
जो हमारे पास P है उसको क्या लिख सकते हैं F अपॉन ए, तो F अपॉन ए वैल्यू देंगे, ये E एज इट इज है। E की वैल्यू हम जब रखेंगे तो डेल एल अपॉन ई एल इसी से रख देंगे, डेल एल अपॉन एल हो जाएगा। अब डेल एल अपॉन एल को और ए को हम इधर ले जाएंगे E के साथ में, तो F बचेगा, तो F हमारे पास कितना आता है डेल एल अपॉन एल इंटू में E ए, और यही क्या है क्षण की तीव्रता यानी कि क्षण की विकृति अवस्था है, ठीक है। विकृत अवस्था में जो बल लगा हुआ है वो हमारे पास मिल चुका है। देख लेते हैं कि नेक्स्ट इसमें होता क्या है। नेक्स्ट इसमें ये करते हैं कि जो हमारे पास ऊर्जा है उसको निकालने के लिए हम देखते हैं, तो क्षण के पदार्थ में एकत्र ऊर्जा, हमें बल तो मिल गया है, तो क्षण के पदार्थ में एकत्र ऊर्जा हम कैसे निकालेंगे, तो U इक्वल टू 1/2 क्या होता है क्षण के कुल प्रतिरोधी बल, ठीक है। क्षण का कुल प्रतिरोधी बल उसमें जो भी है उसको हम यहाँ पर लिखेंगे, और इंटू क्षण की लंबाई में वृद्धि यानी कि क्षण की लंबाई में जो परिवर्तन हुआ है, वृद्धि हुई है या फिर कमी हुई है, उसको हम यहाँ पर लिखेंगे। तो कितना होगा 1/2 इंटू क्षण में कुल प्रतिरोधी बल और क्षण की कुल वृद्धि या फिर क्षण की लंबाई में कुल परिवर्तन हो जाएगा। कमी या वृद्धि जो भी है वो यहाँ पर हम परिवर्तन के रूप में देखते हैं। तो 1/2 इक्वल टू आर। आर हमने क्या लिखा था, जो हमारे पास आर था वो हमने माना था कि जो क्षण के कुल प्रतिरोधी बल है उसको हमने आर माना था, और हमने जो डेल्टा एल है, ठीक है, वो क्या मानी थी, हमने भार लगने पर क्षण की लंबाई में जो कुल परिवर्तन हुआ था वो हमने माना था। तो हम दोनों को यहाँ पर लिख देते हैं। अब हम जानते हैं कि जो विकृति होती है वो डेल एल अपॉन एल होती है, और इसी तरीके से जो भी हमारे पास डेल एल है उसकी वैल्यू निकालेंगे तो ये इसके साथ में आ जाएगा, तो कितना आ जाएगा डेल एल इक्वल टू ई एल आ जाएगा। अब जो ई है वो क्या है विकृति है, तो यहाँ पर जो भी डेल एल है उसकी वैल्यू हम लिखेंगे तो ये आ जाएगा ई एल, और जो आर है उसको हम लिखते हैं पी ए से, क्योंकि आपने पीछे देखा अभी जो हमने आर लिखा था वो कितना लिखा था पी इंटू ए लिखा था। अब इसको हम यहाँ पर पुट कर देंगे। यहाँ पर पुट करने पर हमें क्या मिलता है, देखो पी और ई को हम एक साथ लिख लेंगे और ए और एल को हम एक साथ लिखेंगे। और गाइस हम जानते हैं कि कोई भी अगर रेक्टेंगल है तो रेक्टेंगल का जो आयतन होता है वो कितना होता है, आयतन यानी कि v इक्वल टू लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई हो जाता है। और लंबाई गुना चौड़ाई क्या होता है, उसका आयतन होता है, और h क्या है हाइट है, और h जो हाइट है वही एक लेंथ की फॉर्म में यानी कि मीटर में ही होती है। तो a इंटू एल इसको हम क्या बोलते हैं आयतन भी बोल सकते हैं। तो इसको हम क्या लिखते हैं आयतन लिख देते हैं। तो ये देखिएगा जो e है उसको हम p अपॉन ई लिख सकते हैं, तो यहाँ पर p इंटू पी अपॉन ई इंटू ए एल हो जाएगा। अब जो p स्क्वायर अपॉन 2e बन गया, अब इसको हम क्या लिख सकते हैं आयतन भी लिख सकते हैं। तो देखिएगा u इक्वल टू पी स्क्वायर अपॉन 2e इंटू आयतन यानी कि v, इसको हम लिख सकते हैं p स्क्वायर v अपॉन 2e हम इसको लिख सकते हैं। तो ये हमारे पास आ जाता है, ये आ जाती है ऊर्जा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि जड़त्व के आघूर्ण की धारणा दीजिए, ठीक है। जड़त्व के आघूर्ण, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये न्यूमेरिकल भी इस पर बन जाता है, ठीक है। जड़त्व के आघूर्ण की धारणा दीजिए, इसके मान एक आयताकार तथा सर्कुलर अनुच्छेद के लिए क्या होते हैं, यानी कि जो फॉर्मूला है वो क्या होते हैं वो हमें बता देने हैं। देखिएगा इसको कैसे करेंगे, किसी निश्चित अक्ष के चारों ओर घूमते हुए पिंड का वह गुण, किसी निश्चित अक्ष के चारों ओर घूमते हुए पिंड का वह गुण जो उसकी वृत्तीय गति में परिवर्तन का विरोध करता है, ठीक है, जो इसकी वृत्तीय गति में परिवर्तन का विरोध करता है। यानी कि कोई हमारे पास क्या एक पिंड है वो अपने निश्चित अक्ष के चारों ओर घूम रहा है, ठीक है, और उसकी जो वृत्तीय गति है उसमें जो विरोध करता है, ठीक है, विरोध कर मतलब उसमें जो परिवर्तन हो रहा है, मान लो हम उसको तेज तेज घुमा रहे हैं तो उसमें तेजी होने का जो भी विरोध करता है, जो भी उसमें रुकावट बनता है, उसी को क्या कहते हैं हम जड़त्व आघूर्ण बोलते हैं। तो पिंड का उसकी घूर्ण अक्ष के परितः आघूर्ण अथवा द्वितीय आघूर्ण, जिसको हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया या फिर सेकंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया बोलते हैं, वो कहलाता है। यानी कि जो उसके वृत्तीय गति में जो परिवर्तन हो रहा है उसका विरोध करे, उसी को हम क्या बोलते हैं, उसका जड़त्व आघूर्ण बोलते हैं या फिर द्वितीय आघूर्ण सेकंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया बोलते हैं। अब आयताकार छड़ के लिए आयताकार काट के लिए ले लेते हैं। तो आयताकार काट जो हमने मान लिया कि ए बी सी डी कोई आयताकार काट है, ये हमारे पास वाई एक्सिस और ये एक्स एक्सिस है, जिसका जो डी है डेप्थ है वो कितनी है डी, और जो बी है वो क्या है विड्थ है, ठीक है, जो इसकी चौड़ाई है, ठीक। अब आयताकार काट ए बी सी डी पर अगर हम विचार करें तो जो बी है वो क्या काट की चौड़ाई हमने मान ली है, जो डी है वो काट की गहराई हमने मान ली है। तो एक्स एक्स के परितः, अब देखिएगा एक्स एक्स के परितः यानी कि इस एक्सिस के परितः, ठीक है, इस एक्सिस के परितः जब हम इस पर जड़त्व आघूर्ण निकालेंगे तो हमारे पास जो फॉर्मूला बनता है वो बनता है आई एक्स इक्वल टू बी डी क्यूब अपॉन 12। अब देखिएगा फ्रेंड्स बी डी क्यूब क्यों बना, ठीक है, एक्स एक्सिस पर बी डी, ठीक है, डी का क्यूब ही क्यों बना। यहां पर स्टूडेंट सबसे ज्यादा कंफ्यूज होते हैं कि डी का ही क्यूब क्यों हुआ, ठीक है। आगे आप देखिएगा
यहां पर जब हमने वाई वाई के अक्ष पर लिया तो बी का क्यूब हो गया, और यहां पर क्या है, जब हमने एक्स अक्ष के अबाउट लिया तो हमारे पास डी का क्यूब हो गया। तो ये हुआ क्यों है, ये हमें देख लेना है। ठीक है गाइस, ये एक इतनी इंपॉर्टेंट ट्रिक है कि कहीं पर भी आपको कंफ्यूजन नहीं होने देगी। तो यहां देख लीजिएगा, एक्स अक्ष पर जब हम निकालेंगे तो किसका क्यूब होना है वो हम आपको बता देते हैं। ये एक्स अक्ष किस चौड़ाई को काटता है, ठीक है, कौन से चौड़ाई को काटता है, ये BC को काट रहा है। ठीक है, तो BC कितना है, D है। ठीक है, तो जिस अक्ष पर ले रहे हैं देख लीजिएगा वो अक्ष किस लंबाई को काट रहा है, ठीक है, किस पोर्शन को काट रहा है, तो वो काट रहा है BC को, यानी कि AD, और कितना है, D है। ठीक है, तो इसी का क्यूब होने वाला, तो ये यहां पे क्या हुआ, BD क्यूब अपॉन 12 हुआ है। अब देखिएगा y अक्ष पर B का क्यूब ही क्यों हुआ, तो y अक्ष पर देख लीजिएगा, y अक्ष हमने अगर यहां पर खींचा है, ठीक है, y अक्ष अगर यहां पर है तो जो भी इस पर कट करेगा, ठीक है, ये अक्ष ये तो कट नहीं कर रहा है, ये पोर्शन कौन सा कट कर रहा है, ये पोर्शन कट कर रहा है ये वाला। ठीक है, ये क्या है, B है। ये पोर्शन AB को कट कर रहा है और DC को कट कर रहा है, और इनकी जो वैल्यू है वो कितनी है, B है। तो जिसको भी ये कट करेगा उसी का हम क्यूब कर देंगे, तो y पर कितना हुआ, B क्यूब हुआ। ठीक है, तो ये ट्रिक कहीं पर भी आपको हेल्प करेगी, जैसे न्यूमेरिकल हुआ, और फिर आपको ध्यान रखने में भी ये हेल्प करेगी, आप कंफ्यूज नहीं होंगे। इस तरीके से उसने पूछा है कि वृत्ताकार काट के लिए जड़त्व आघूर्ण क्या होगा। तो मान लिया हमने r त्रिज्या का एक वृत्त लिया जिसका केंद्र कितना है, O है, और डायमीटर कितना मान लिया हमने, D है। ठीक है, तो वृत्ताकार काट के लिए जड़त्व आघूर्ण कितना हो जाता है, दोनों बराबर होते हैं। ठीक है, या तो हम x एक्सिस से अगर लें तो तब भी त्रिज्या उसकी r ही होगी, y एक्सिस से अगर लें, ठीक है, तब भी त्रिज्या हमारी r ही होगी। ठीक है, जैसे x एक्सिस से ले रहे हैं तो r हो जाएगी, यहां पर भी r हुई, तो चारों तरफ जो है उसकी सेम त्रिज्या होती है। ठीक है, तो आई एक्स एक्स और आई वाई वाई, ठीक है, आई वाई वाई और आई एक्स एक्स क्या होंगे, दोनों ही बराबर हो जाएंगे। और वो क्या होता है, इसको याद रखिएगा, पाई बाई 64 इंटू डी की पावर 4 होता है, इसको आप याद रखिएगा। देखिए फ्रेंड्स, कभी भी अगर आप न्यूमेरिकल सॉल्व कीजिएगा तो न्यूमेरिकल सॉल्व करने में इसके यूनिट याद रखिएगा, जो जड़त्व आघूर्ण इसकी यूनिट हमेशा होती है एम, यानी कि इसके पावर 4 हो जाती है। ठीक है, mm की पावर 4 होती है, फिर मीटर में अगर हमने कहा तो मीटर की पावर 4 हो जाती है। अब इसको देख लेते हैं कि जो इसकी यूनिट भी होती है वो भी हमारे पास मीटर की पावर 4 या फिर mm की पावर 4 में हम लिखते हैं। ठीक है, अब हमारे पास ये एक क्वेश्चन आता है, इस क्वेश्चन को आप देख लीजिएगा। ये क्वेश्चन हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो में हम एक न्यूमेरिकल करने वाले हैं जो आई सेक्शन का है, और आई सेक्शन का मोमेंट ऑफ इनर्शिया काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है गाइस। तो इसको हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में, न्यूमेरिकल्स जो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।